Okay, so one topic which should be studied along with forex only is international financial management. Okay, मैं जब आपको IRP पढ़ा रही थी तब आपको अगर याद होगा थोड़ा भी तो आप याद करो, मैंने एप्लीकेशंस ऑफ IRP में बोला था कि 3 टॉपिक थे. ओके, एक था फॉरवर्ड कवर वर्सेस मनी मार्केट कवर, एक था शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट IRP में, राइट? और एक थर्ड टॉपिक था, उसका नाम था इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल. तो आई वुड वांट टू स्पीक 1 मिनट अबाउट दैट टॉपिक. तो गाइज मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये टॉपिक जो है ये ओल्ड करिकुलम में फॉरेक्स के अंदर ही हम पढ़ते थे, कोई अलग से हेडिंग वाइज अलग मतलब कोई चैप्टर बना के हम नहीं पढ़ते थे. ओके, लेकिन जब न्यू करिकुलम आया तो इंस्टीट्यूट ने इसको एक अलग से नया टॉपिक ट्रीट किया. मैं क्या करती हूँ पढ़ाते समय, फॉरेक्स पढ़ाते समय भी पढ़ाती हूँ और अलग से भी ट्रीट करती हूँ ताकि कोई स्टूडेंट को ये ना लगे कि ये टॉपिक हमने ठीक से पढ़ा नहीं है. ओके, तो व्हेन आई एम टीचिंग दिस टॉपिक, ऑल द स्टूडेंट्स न्यू हो चाहे ओल्ड हो, मैंने ओल्ड वालों को भी पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रही हूँ. ओल्ड वालों के बुक में भी ये सम है. अगर पुराना आप निकाल के मटेरियल देखोगे, जो सम मैं आज कराने वाली हूँ ये उनके भी RTP में था, आज से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ. और जो न्यू मॉड्यूल आई है न्यू करिकुलम वालों की, उस मॉड्यूल में भी ये सम है. तो मैंने एक ऐसा सम चूज़ किया जो मैं दोनों को कैटर कर पाऊँ. ओके, मगर आगे बढ़ने के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और हम अलग से पढ़ना चाहिए हमें, उसके बारे में डिस्कशन बहुत ज़रूरी है. तो आप यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. एज फॉरेक्स में भी डिस्कस किया कि अगर आप लोकल कंट्री में पैसे इन्वेस्ट करते हो या बोरो करते हो या जो भी करते हो तो वो इतनी काउंटिंग में नहीं आता, वो नॉर्मल माना जाता है, राइट? लेकिन अगर खास करके जब कोई प्रोजेक्ट की बारी हो, प्रोजेक्ट्स जब भी लगाते हैं वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ज़्यादा करके वी अज्यूम दैट कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा. मे बी द मेच्योरिटी विल बी मोर देन एटलीस्ट 1 ईयर. ओके, तो अगर आप इंडिया, सपोज इंडिया का एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, तो अगर इंडिया के अंदर आप अगर प्रोजेक्ट लगाते हो तो वो एक नॉर्मल कैपिटल बजटिंग में आप पढ़ोगे. आप कैश फ्लोज को डिफाइन करोगे, कैलकुलेट करोगे, NPV कैलकुलेट करोगे, IRR कैलकुलेट करोगे, एंड डिपेंडिंग ऑन द वायबिलिटी प्रोजेक्ट लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए आप वो डिसाइड करके बताते हो. लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट आप किसी फॉरेन कंट्री में लगाते हो या कोई फॉरेन नेशनल अपनी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो वो फिर एक नॉर्मल कैपिटल बजटिंग के अंदर नहीं पढ़ते. अपन कैपिटल बजटिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज इम्प्लीकेशन उसके अंदर में अपन पढ़ते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि वो जो कैश फ्लोज होंगे वो फॉरेन करेंसी में होंगे. अगर अपन वहाँ लगाते हैं तो भी फॉरेन करेंसी में होगा. और अपने को ये देखना है कि वो पैसे जो वहाँ पे हैं, जब अपन इंडिया में लाऊं वो पैसे, तो मेरे को NPV मेरा वायबल होना चाहिए. सिमिलरली अगर फॉरेन का कोई इंसान या इन्वेस्टर इंडिया में पैसे लगाता है, उसकी कैश फ्लोज भी फॉरेन करेंसी में होगी और जब वो पैसे अपने देश लेके जाएगा उसको भी वायबिलिटी बैठनी चाहिए. So this is the main and the core agenda of this topic actually, to be very precise. But ये टॉपिक करने के पहले आपको 2 या 3 चीज़ मैं आपको बोल के छोड़ती हूँ, आप उन चीज़ों का ध्यान देना, सम्स गलत नहीं जाएंगे. सबसे पहली चीज़, वो नोट्स में मैंने लिखा भी है और मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगी, बट जब शुरू कर रही हूँ तो बात कर लेते हैं. सबसे पहली चीज़ कि जब भी आपका कोई इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये अलग अलग नाम है किसी टॉपिक के, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब भी कोई सम आपके सामने में आएगा तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको जो रेट होगी, जो एक्सचेंज रेट होगी, आपको 1 से ज़्यादा लगेगी. स्पॉट 0 का वो देंगे, लेकिन अलग अलग साल का वो आपको मोस्टली 99% नहीं देते. ओके, और प्रोजेक्ट जो भी होगा उसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होगी. तो आपको कैश फ्लोज को होम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सचेंज रेट लगेगी जो कि आपको दिया हुआ नहीं है सब में. तो आप कैसे करोगे? तो ईदर यू विल यूज़ IRP F/S इज इक्वल टू 1 + IA डिवाइड बाई 1 + IB. N इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि कैपिटल बजटिंग में पैसा एक साल में ट्रांसफ़र होगा, मैच्योरिटी हमेशा 1 साल होगी ज़्यादा करके, इसलिए N का एडजस्टमेंट नहीं आएगा. इट विल बी 1 + IA बाई 1 + IB. अगर सम में आपको 2 इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं तो आप F/S 1 + IA 1 + IB, जहाँ पे IA एंड IB विल बी द इंटरेस्ट रेट ऑफ द 2 कंट्रीज, वो आप यूज़ कर लेना.
अगर आपको दो इंटरेस्ट रेट नहीं देके दो इन्फ्लेशन रेट्स दिए हैं, तो आप परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज़ करके आप फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 1, फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 2, फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 3, फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 4 एंड सो ऑन आप कैलकुलेट करोगे। लेकिन वहाँ पे IA और IB आपके इंटरेस्ट रेट नहीं होंगे, रादर आपके दो देश के इन्फ्लेशन रेट्स होंगे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। ओके, दूसरा आप इस चीज़ का ध्यान देना कि डिस्काउंटिंग करने के लिए उन्होंने क्या दे रखी है रेट। इस समय जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उस पर डिस्कशन और थोड़ा ज़्यादा करेंगे, लेकिन ब्रॉडली बिफोर गोइंग अहेड थोड़ा डिस्कशन ये करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल US में इन्वेस्ट करूं तो, या फिर US का कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करे तो। गाइस, अगर आपने US में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वहाँ की पॉलिटिकल सिनेरियो आपके कैश फ्लोज को, आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब वो पैसा आप यहाँ से इंडिया लाओगे तो आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में या तो आपकी जो इन्फ्लोज है वो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। यहाँ पे बात बढ़ने या कम होने की बात नहीं है, यहाँ पे बात है स्टेबिलिटी की। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बट आई वुड नॉट वांट टू हैव अ डेविएशन इन माय कैश फ्लोज, बट आपका अफेक्ट तो होगा पैसा। ओके, नंबर 3, आपके जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो आपको ध्यान देना है कि वहाँ की जो लोकल रेट है और वहाँ का जो लोकल रिस्क प्रीमियम है या वहाँ के लोकल लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो उस डिस्काउंटिंग फैक्टर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, दैट the macro microeconomic variables of every country is different. For example, interest rate, GDP growth rate, fiscal deficit, monetary deficit, inflation rates, balance of payment, export import, ये सारे macro microeconomic variables हर country के अलग अलग होते हैं। और अगर आपका पैसा वहाँ लगा हुआ है, आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो आपके बिजनेस को ये फैक्टर्स वहाँ के अफेक्ट करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में अपन कंसीडर करते हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक एंड ट्राई टू टेक अ रीड ऑफ द थ्योरी। ये सारी बातें मैंने लिख के दी है आपको। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक अ प्रोजेक्ट एंड but outside the country there are various factors and complexities involved in a foreign project in the comparison to domestic project. There would be various factors affecting the cash flows of a foreign project. Some of them are: the cash flows of a project would be affected tremendously due to exchange fluctuation. Very important point, because अगर आप अच्छा कमा भी रहे हो मगर अगर एक्सचेंज रेट खराब हो गई तो आप इफेक्टिव इनफ्लो आपका कम हो जाएगा। इसलिए एक्सचेंज रेट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग योर एनपीवी। There is a huge amount of political risk involved with respect to the foreign cash flows. Of course, आपका किसी कंट्री के साथ में रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है जब आपने प्रोजेक्ट लगाया, हो सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट आपके रिलेशन अगर खराब हो गए या कुछ और हुआ तो आपके वहाँ का जो बिजनेस है वो भी अफेक्ट होगा और आपके कैश फ्लोज जो कि रिपैट्रिएट होंगे बैक टू इंडिया वो भी अफेक्ट होगा। ओके, नाउ देयर कुड बी रेस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द रिपैट्रिएशन ऑफ द कैश फ्लोज। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो पैसों को तुरंत रिपैट्रिएट नहीं करने देते, बिकॉज उनको लगता है कि तुरंत रिपैट्रिएशन से उनकी इकोनॉमी का जो कैश फ्लो है वो इफेक्ट हो जाएगा। आप पैसा ले जा सकते हो बट आप तुरंत वन शॉट नहीं ले जा सकते, आप स्टैगर्ड फॉर्म में ले जाओगे। उस केस में आप प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि अगर आपका 100 रुपया एक साल के बाद आना चाहिए था और अगर वो बोलते हैं नहीं 50% पैसा ही आप ले जा सकते हो, तो आप ईयर 1 में 50% लाओगे और बाकी 50% आपका डिले हो जाएगा। इससे दो चीज़ें आपको अफेक्ट करेगी। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ अफेक्ट करेगी वो ये है दैट आपका अगर एक्सचेंज रेट फ्यूचर में ख़राब हुआ तो आपके कैश फ्लोज अफेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी अफेक्ट आएगा। जिस पैसे में 1 ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर लगनी थी उसमें अब 2 साल की या 3 साल की या 4 साल की डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, then the macro and the microeconomic factors of the foreign environment is completely different in comparison to the domestic atmosphere. You already discuss अपन कर चुके। The discounting factor used to discount the cash flows of foreign project needs to be calibrated accordingly, reflecting the risk involved and expectation of both local and foreign investors. वो जो discount करोगे आप cash flows को, वो what is the discounting factor, guys? Do you know what is the discounting factor? Discounting factor is nothing but it is a rate
you know, which represents the expectation of a shareholder. तो जो शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन होगी वो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्टेड है, सिर्फ किसी एक चीज़ से अफेक्टेड नहीं है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि जब आप वो रेट को डिसाइड करो, जब आप वो रेट को बनाओ, तो आपका वो जो रेट है वो आपकी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वरना जो आपने एनपीवी निकाला है वो सही नहीं माना जाएगा। ओके, In order to appraise a foreign project, we can use net present value method. ये आप already जानते हो। NPV is equal to present value of cash inflows minus present value of cash outflows. This is a normal equation, everybody knows. यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखा है। The discounting of cash flows would take place at an appropriate rate of return as required and provided in the question. One of the very important adjustment that the question would provide that real cash flows and nominal discounting factor. कहने का मतलब ये है कैश फ्लोज और डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये 2 इंपॉर्टेंट आपके कैलकुलेशन में आपका डेटा होगा। तो आप ध्यान देना, अगर आपके कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन नहीं है मतलब वो रियल है, और आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर नॉमिनल है मतलब उसके अंदर डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कैश फ्लोज और डिस्काउंटिंग फैक्टर या तो दोनों रियल होने चाहिए या फिर दोनों नॉमिनल होने चाहिए। अगर उन्होंने सामने से कुछ नहीं लगा लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो नॉमिनल है। अगर उसमें इन्फ्लेशन नहीं होगा तो वो बोलेंगे रियल डिस्काउंटिंग फैक्टर विदाउट इन्फ्लेशन समथिंग, वो कुछ तो बोलेंगे। बाय डिफॉल्ट बोथ कैश फ्लोज एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर आर नॉमिनल, मतलब उसमें इन्फ्लेशन है। अगर एक में नहीं है तो आप उसको या तो नॉमिनल बनाओ या तो दोनों को आप रियल बनाओ। A nominal cash flow would be discounted with a nominal rate and a real cash flow would always be discounted with a real rate. Just remember. यहाँ पे लिखा है मैंने already, I have already written this part. Also, if the exchange rate for the future is not provided, the question must provide information on either interest rate or inflation rates. Accordingly, PPP or IRP can be used to compute the future spot value. Very important this point. मतलब अगर मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सम जब भी देखती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले 2 चीज़ें वर्किंग नोट के लिए ढूंढ लेती हूँ। नंबर 1, उन्होंने एक्सचेंज रेट दिया है क्या, नहीं दिया है तो वर्किंग नोट नंबर 1। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स प्रॉपरली हैं क्या, अगर दिया है तो गिवन करके लिखती हूँ, अगर नहीं दिया तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे सम को आगे बढ़ाती हूँ, उसके बिना आगे नहीं बढ़ती। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ओल्ड वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, न्यू वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। ओपस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आई वुड एडवाइस, जैसे मैंने बाकी चैप्टर्स में भी बोला है, कि आप पॉज करके पहले पूरे सम को आप पढ़ो 2 बार 3 बार जो भी आप पढ़ना चाहते हो, उसके बाद आप लेक्चर को ऑन करो और फिर मेरे साथ पढ़ो। वरना अगर 1 शॉट पहली बार मुझसे पढ़ के अगर आप सोल्यूशन में जाओगे तो आपको कनेक्ट नहीं आएगा। ये सम आई एम वेरी वेरी बुलिश बिकॉज आई फाइंड दिस सम इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन पेपर। न्यू करिकुलम में 2-3 सम और भी उन्होंने दे रखे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं एंड मुझे डाउट है कि उतने बड़े सम्स एग्जाम में वो पूछेंगे, बिकॉज वो एक सम करने में कम से कम घंटा 1.5 घंटा जाता है। बट ये सम इज़ अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन। 8 मार्क्स के लिए आराम से पूछेंगे और हम कर भी सकते हैं। ओके, ओपस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एन इंडियन IT कंपनी इज प्लानिंग टू make an investment through a wholly owned subsidiary in a software project in China with a shelf life of 2 years. The inflation in China is estimated as 8%. ये inflation का डेटा दिया हुआ है आपको। The operating cash flows are received at the year end for the project an initial investment of Chinese yuan. Okay, 30 lakhs will be in land. मतलब लैंड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रही है 30 लाख युआन की। द लैंड विल बी सोल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ युआन 35 लाख। ध्यान दीजिएगा, लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं होता। ओके, यानी कि 30 लाख की चीज़ की वैल्यू 35 लाख हो जाएगी, 5 लाख आपका कैपिटल गेन हो गया। The project also requires an office complex at a cost of 15 lakhs payable at the beginning of the project. The complex will be depreciated on a straight line basis over 2 years to a zero salvage value. Very important data. That means 15 lakh divided by 2 will give you 7,50,000 per annum. This complex is expected to fetch yuan 5 lakh at the end of the
प्रोजेक्ट। अब आप देखो, आपने 15 लाख पूरे के पूरे डेप्रिशिएट कर दिए और आप फिर भी 5 लाख सैलवेज उठा रहे हो, मतलब वो पूरा का पूरा 5 लाख आपका कैपिटल गेन होगा। The company is planning to raise the required funds through GDR issue in Mauritius. Each GDR will have 5 common equity shares of the company as the underlying security which are currently trading at 200. Guys, ये पूरा का पूरा डेटा आपको पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। ओके, तो अपने इस डेटा से डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सो रीड द सम अकॉर्डिंगली। द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज द रिक्वायर्ड फंड्स थ्रू GDR इशू इन मॉरिशस। ईच GDR विल हैव 5 कॉमन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एज underlying security which are currently trading at rupees 200 per share, face value 10. In the domestic market, the company has currently paid the dividend of 25%. ये face value पे apply होगा, which is expected to grow at the rate of 10%. This is GC. The total issue cost is estimated to be 1% of the issue size. Guys, this is flotation cost. ये flotation cost है. The annual sales is expected to be 10,000 units at the rate of yuan 500 per unit. Then the price of unit is expected is to rise at the rate of inflation. Inflation I think उन्होंने दिया है 8% का. Variable operating costs are 40% of the sales. Fixed operating cost will be yuan 22 lakhs per year and expected to rise at the rate of inflation. The tax rate applicable in China for income and capital gain is 25% and as per GOI policy, no further tax shall be payable in India. The current spot rate of yuan 1 is rupees 9.5. इसका मतलब ये हुआ that rupee 9.5 per yuan is the spot rate at t equal to 0. The nominal interest rate in India and China, देखो आप दो इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं इन्होंने, look at that. इसका मतलब IRP से हम निकालेंगे फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 1 एंड फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 2. आपको स्पॉट का रेट ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड future cash flows in China and determine the NPV of the project in yuan. ओके, युआन में पहले निकालेंगे, फिर कन्वर्ट करके हम NPV निकालेंगे इंडियन करेंसी में भी. Determine whether Opus Technologies should go for the project or not, assuming that there is restriction on the transfer of funds from China to India, nor any charges or taxes payable on the transfer of funds. मतलब एक NPV निकालना है युआन में और एक NPV निकालना है आपको रुपीज़ में. सम को आगे बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल दिमाग आप लगाना. सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना चाहिए. तो मेरा पहला वर्किंग नोट आएगा कंप्यूटेशन ऑफ पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू फॉर लैंड एंड कंप्यूटेशन ऑफ पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू फॉर ऑफिस. बस 3 तरह के कैश फ्लोज बनते हैं कैपिटल बजटिंग में. नंबर 1, ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो. इनिशियल तो 30 लाख जाएगा लैंड का और 15 लाख जाएगा ऑफिस का, मतलब टोटल आउटफ्लो 0 पे होगा युआन 45 लाख. उसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो, बिजनेस चालू होगा तो आपके बिजनेस में कैश फ्लोज की जनरेशन होगी, वो हुआ ऑपरेटिंग कैश फ्लो. 2 साल के बाद जब आपका प्रोजेक्ट बंद होगा तो आप अपने सारे फिक्स्ड एसेट को मार्केट में सल्टाएंगे और वर्किंग कैपिटल का पैसा आपको रिकवर होगा, वो बोला जाता है टर्मिनल कैश इनफ्लोज. तीनों को कंबाइन करोगे तो नेट कैश फ्लोज डिस्काउंटिंग NPV. ओके, लेट्स गो अहेड नाउ. मैंने लिखा यहाँ पे लैंड कॉस्ट है 30 लैक्स. ओके, सैल्वेज 2 साल के बाद 35 लैक्स, कैपिटल गेन 5 लाख. ये कैपिटल गेन पे आपको 25% का टैक्स देना पड़ेगा. दैट मीन्स 1,25,000 आपके टैक्स में जाएगा. तो 5 लाख माइनस 1,25,000 आपका कैपिटल गेन हुआ 3,75,000 का. ओके, तो आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे? आपके हाथ में आएंगे 35 लाख माइनस 1,25,000. क्यों? बिकॉज आपका लैंड बिकेगा 35 लाख में, उसमें से 5 लाख कैपिटल गेन है जिसके ऊपर 1,25,000 का हम लोग टैक्स दे रहे हैं. तो 35 लाख में से 1,25,000 माइनस करोगे तो आपके हाथ में आएंगे 3,375 सेकेंड ईयर के एंड पे. ये है पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू फॉर लैंड. ओके, सेम फॉर ऑफिस, बट लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, ऑफिस पे होगा. ऑफिस कॉस्ट 15 लाख, बुक वैल्यू ऑन मेच्योरिटी 0. उन्होंने बोला कि आप पूरा का पूरा डेप्रिशिएट करो. यहाँ लिखा भी मैंने 100% डेप्रिसिएशन. सैल्वेज वैल्यू ऑन मेच्योरिटी फिर भी 5 लाख मिल रहा है. ओके, आपने ऑफिस को अपने बुक्स में पूरा डेप्रिशिएट कर दिया, बट आपके
आपने जब बेचा उसको तो फिर भी 5 लाख मिले, वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो गया। इस केस में बुक वैल्यू 0 है और सैल्वेज वैल्यू 5 लाख है। ओके, हियर कैपिटल गेन 5 लाख, टैक्स देंगे 125, 5 लाख में आपका ऑफिस जो सैल्वेज है वो बिकेगा। एक 25 का टैक्स देने के बाद आपके हाथ में आएंगे 5 लाख माइनस 1,25,000, 3,75,000 गाइज। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, ऑफिस होता है। अभी एक और नोट चाहिएगा, वो है GDR इशू का। ओके, तो यहाँ पे जो रेट अपने को निकालनी है वो हो जाएगा KE, आपको दिखाती हूँ मैं करके। KE is equal to D1 डिवाइड बाय P0 माइनस F, ओके, प्लस G। याद करो एक फॉर्मूला था आपका, KE इज इक्वल टू D1 बाय P0 प्लस G। ओके, ये आपका फॉर्मूला था, याद करना, आप आपने IPCC सी-एंटर में भी पढ़ा था। लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ तो बेसिकली आप क्या करोगे, मतलब क्या हुआ कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। क्यों? आपके हाथ में वो पैसे नहीं आ रहे, उससे आपका कॉस्ट बढ़ता है। मतलब आपका समझो कि कितने में आपका GDR इशू है, देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 200 शायद से लिखा हुआ है, तो मे बी दैट 200 थिंग मे बी, ओके, सो 200 आपका प्राइस है एक स्टॉक का, उसमें से 1% काट के आएगा, 200 माइनस 1% विल गिव यू 198। ओके, और D1, तो D1 बाई P0 प्लस G करते हैं अपन, या फिर आप बोलो P0 का जो फॉर्मूला होता है P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई KE माइनस G, उसको ही आप अरेंज करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा गाइस। लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो नीचे माइनस F होगा, बिकॉज योर इफेक्टिव inflow goes down, your cost will increase. So by that calculation we are going to get here 2.5. कहाँ से आया 2.5? Look at here, dividend D0 is rupees 10 into 25%, if I'm not wrong, this gives me rupees, मैंने बोला था this will be applied on face value. Okay, and the growth rate GC is equal to 10%. So by default आप क्या करोगे, 2.5 into 1.10, the whole divided by 200 minus 1% and the whole plus 0.10. Okay, and KE will be equal to 11.39%. This is the discounting factor. Okay, so the DDR data will be used for calculating your G. उसके प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लोज पे आप आते हैं। वर्किंग नोट 3 थे, पर्टिकुलर्स मैंने लिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों साल कांस्टेंट है, प्राइस पर यूनिट गाइस 500 रुपये पर यूनिट था, दिया हुआ है सब में, आप जाके चेक करो। 500 पर यूनिट पे आप बेचोगे, बट 500 इज द प्राइस एट 0, आप उसमें 8% की इन्फ्लेशन लगाओगे, 500 प्लस 8% यू विल गेट 540. Look at here, and 540 plus 8% will give you 583.2. अगर आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे 540 into 10,000 will give you 54 lakh, and 583.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5832000. 40% का वेरिएबल कॉस्ट है, ये आप माइनस करो इसमें से। फिक्स्ड कॉस्ट में भी इन्फ्लेशन लगाना है, बिकॉज उन्होंने बोला इन्फ्लेशन लगाने के लिए, तो 22 लाख का इन्फ्लेशन का रेट 0 में है, अगर उसमें आप 8% ऐड करोगे तो ये आएगा, और प्लस 22 प्लस 8% इज 2376,000 एंड प्लस 8% विल गिव यू 2566,080. प्लीज ऑपरेट योर कैलकुलेटर, इट्स इंपॉर्टेंट. EBDIT 864,000 933,120. डेप्रिसिएशन लैंड पे आएगा नहीं, ऑफिस पे आएगा। 15 लाख की ऑफिस थी, डिवाइड बाई 2, 7,50,000 ईच फॉर 2 ईयर्स. लुक एट हियर, ये भी आपने हटाया तो आपको मिला EBIT, आप टैक्स हटाओगे तो आपको मिलेगा EBIT 1 माइनस T. उसमें आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करोगे, बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश चार्ज, यू विल गेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो. ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, 3 कैश फ्लो, इनिशियल, ऑपरेटिंग एंड टर्मिनल. ये आ गया आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो. नाउ इनिशियल होगा 45 लाख, 35 लाख लैंड का और 10 लाख ऑफिस का. उसके बाद ये जो आपने कैलकुलेट किया था 1 और 2 में, यहाँ पे बेसिकली दिस वन ना, दिस वन, दिस यू कैलकुलेटेड हियर इज टेकन हियर ऑल्सो. लैंड का जो अपन वर्किंग नोट में लिए थे सेकेंड ईयर में ये लिया, ऑफिस का ये लिया. टेक अ टोटल
कुछ भी नहीं है सम के अंदर, इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल मैनेजेबल सम। तो यहाँ पे 45 lakhs आपका आ गया आउटफ्लो, उसके बाद ये आपका आ गया इनफ्लो, और टर्मिनल के साथ आ रहा है ये वाला, डिस्काउंटिंग करेंगे अपन एंड वी गेट एनपीवी विच इज नेगेटिव। दैट मीन्स in terms of yuan the NPV is not viable at all, but इसी कैश फ्लो को सेम कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में भी एनपीवी निकालना है हमें। लुक एट हियर, सो 45 लाख युआन, ये जो लिया था ना नीचे यहाँ पे, ये तीनों जो लिए थे ना ये वाले, ये और ये, आपको मैं अलग कलर से भी करके दिखाती हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो, ये वाला और ये वाला, ये तीनों को मैंने यहाँ पे लिया, ये रहा, ये और ये, और तीनों को मैंने कन्वर्ट किया। वहाँ पे स्पॉट की रेट दे रखी है ₹9.5 एट t=0। अब उसके बाद मैं करके दिखाती हूँ आपको। सो स्पॉट इज ₹9.50 पर, ओके, देन एक्सपेक्टेड स्पॉट फॉर ईयर 1 या फिर F1 आप बोलो, एक ही बात है, will be equal to 9.50. Let us see what is the rate actually. तो यहाँ पे रुपी आपका A है और युआन आपका B है, into 1.12 डिवाइड बाय 1.10, नॉर्मल IRP फॉर्मूला है 9.5 into 1.12 डिवाइड बाय 1.10, नॉर्मल S into 1 plus IA डिवाइड बाय 1 plus IB, we get 9.67। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करी हुई ऑलरेडी, 9.67, एंड 9.67 में वापस से आप 1.12 मल्टीप्लाई करो और 1.10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 9.85। जो वैल्यूज़ थे उसको रेस्पेक्टिव रेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रुपी में, ये सारे पैसे रुपीज़ में हैं, ओके, और प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और एनपीवी निकालोगे तो वो पॉजिटिव आता है। तो अपने क्या लिखेंगे, दस वी कैन सी दैट प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल फ्रॉम चाइनीज शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज़ वायबल इन द इंडियन रुपीज़। इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज इन ऑर्डर टू बी प्रोजेक्ट टू बी वायबल, वहाँ के लोग पैसे नहीं लगाएंगे ना फिर उसमें, एंड वाई वुड दे पुट देयर मनी इफ देयर एनपीवी इज नेगेटिव, ओके। सो इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट टू रन रादर स्टार्ट, इट शुड बी वायबल फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स। आप किसी एक के पर्सपेक्टिव से नहीं कर सकते, बिकॉज फिर आपको चाइनीज़ वाले इसमें इन्वेस्टर्स पैसे नहीं लगाएंगे। दैट्स व्हाट माय कैलकुलेशन सेज। एक चीज़ जो मैं इसमें बोलना चाह रही थी कि जो मैंने डिस्काउंटिंग का फैक्टर लिया है, मैंने वो फैक्टर्स लिए जो इंस्टीट्यूट ने लिया है, ओके। तो इसमें 3 फैक्टर आए, एक आया 11.39 जो आपने कैलकुलेट किया, एक है 12% इंडियन रुपीज़ का और एक है 10% युआन का, ओके। तो बेसिकली कुछ बच्चे मेरे को ये भी बोलते कि मैम एक्चुअली 11.39 से आपको इंडियन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना चाहिए था, ना कि युआन को, रादर युआन को आपको 10% से करना चाहिए था। उनकी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट आई वुड नॉट वांट टू चेंज द रेट्स फॉर द सेक ऑफ लाइक चेंजिंग द होल सम देन। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि इसमें क्योंकि उन्होंने जीडीआर का डेटा दिया था इसलिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ा और लगाना भी पड़ा। आइडियली अच्छा होता अगर हम 10% से युआन के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते और 11.39 से इंडियन रुपीज़ को करते, या फिर 11.39 लेते ही नहीं, 10 से युआन का करते और 12 से हम रुपीज़ का करते। तो डोंट पुट योर हेड इनटू दैट एट ऑल, जस्ट डू, आई मीन क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करना है कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए, वो इतना बड़ा डिस्कशन पॉइंट नहीं है एक्चुअली। सो लेट्स स्टिक टू द सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द ICAI एंड लेट्स नॉट पुट टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन अननेसेसरी। बट आपको समझाने के लिए बोल दूं, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। आपको जो लेना है आप ले सकते हो, यस आप जो भी रेट ले रहे हो उसके पीछे आपके साथ में एक लॉजिक होना चाहिए। विदाउट लॉजिक नो एप्लीकेशन, नो कैलकुलेशन is like justified actually. I hope you understood. There are 2 more sums for the new curriculum people in the module. वो बहुत बड़े बड़े sums हैं. I really doubt वो एग्जाम में पूछेंगे, बट फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ एक रीड करके तो जाना, आप बिल्कुल छोड़ के जाने वाली बात अच्छी नहीं होगी। एज फार एज ओल्ड पीपल आर कंसर्न, प्रैक्टिस मैनुअल में 1-2 सम और भी हैं, खास करके एक सम और है अफ्रीकन रैंड करके, ओके। दैट सम इज़ लाइक दैट हैज़ बीन आस्क्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली इन एग्जाम टिल नाउ, 1 से 2-3 बार पूछ चुके हैं ऑलरेडी, तो वापस भी आने का चांसेस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आई वॉज लाइक fair and I tried to justify in the given constraint of time. Thank you so much.